नमस्कार दोस्तों, ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो से हम प्राचीन भारत को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखते हैं तो बाकी नोट्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। नोट्स जब आप देखेंगे ना तो रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक। वीडियो का भी मकसद क्या है? रिवीजन। सुन के भी तो चीज़ें याद हो जाती हैं ना, और अच्छे से याद होती हैं, ठीक। तो वीडियो को आप पहले कंप्लीट देखिए। चलिए, पूरा वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि अभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कौन सी चीज़ को स्किप किया जा सकता है। हाँ, बाद में एग्ज़ाम है तो सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। बट अभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को स्किप किया जा सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, इस नोट्स में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं किसी न किसी रीजन से लिखी गई हैं, बिना मतलब के कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। हाँ, ये नोट्स ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि चीज़ों को कंसाइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर पाऊँ। हाँ, डिटेल्स में अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाते रहूँगा धीरे धीरे, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतिहास की बात की जाए, इतिहास के काल विभाजन की, तो इतिहास का जो काल विभाजन है उसको 3 काल में विभाजित करके देखते हैं। एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, एक को आद्य ऐतिहासिक काल, एक को ऐतिहासिक काल, ठीक ना। प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो यहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात की जाए, देखिए पुरातात्विक साक्ष्य तो हर काल में मिल जाएंगे, ठीक ना। तो इस पर आप ध्यान नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। आद्य ऐतिहासिक काल, हाँ एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल का जो एग्जाम्पल है वो पाषाणकालीन सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो यहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं बट वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, अपठनीय हैं, ठीक। पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल क्या ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। इसलिए ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। फिर बात की जाए कि ऐतिहासिक काल की, तो इसमें लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य तो सब में मिल रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल की बात की जाए तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अभी तक, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। हाँ, तो चलिए प्राचीन भारत को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत में पाषाण काल की बात की जाए तो देखिए BPSC के लिए विशेष रूप से पाषाण काल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन करने की कोशिश की है, ठीक है। हाँ, इनमें भी अभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को स्किप किया जा सकता है। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। हाँ, बाद में अगर एग्जाम हो जिनका वो पूरा ही पढ़ें, ठीक। वैसे ही मैंने कॉन्साइज फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश की है। तो देखिए पाषाण काल को भी 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। सबसे पहले बात की जाए पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक। फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक ना। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। पूरा पाषाण काल में क्या होता है ना कि इस काल में जो लोग थे, मानव थे, वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते थे, ठीक ना। शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। और पूरा पाषाण में देखिए पशुपालन, कृषि और अग्नि, इसकी खोज नहीं हुई थी, इसकी जानकारी नहीं थी। पशुपालन, कृषि और अग्नि की जानकारी नहीं थी पूरा पाषाण काल में, ठीक। अब आइए मध्य पाषाण की बात की जाए तो यहाँ भी यहाँ का भी जीवन ऐसा ही था लगभग। लोग शिकार करते थे एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। बट यहाँ पर पशुपालन की खोज, यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, ठीक। और इसका साक्ष्य जो मिलता है वो ध्यान में रखिएगा, पशुपालन का आदमगढ़ से, आदमगढ़ से, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, बस अभी तक जो देखा है ना उसमें ये ध्यान में रखिएगा, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण से। नव पाषाण की बात की जाए, नव पाषाण काल की, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जितनी भी चीज़ें इसमें हैं। नव पाषाण काल में देखिए खाद्यान्न के उत्पादन और आग की खोज हो गई थी, ठीक। खाद्यान्न का उत्पादन शुरू हो गया था, कृषि की खोज हो गई, आग की भी खोज हो गई। यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि लहुरा देव से चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, कहाँ से? लहुरा देव से, जरूर ध्यान में रखिएगा। चावल की बात करें या पूरे कृषि की बात की जाए, ठीक, तो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिलता है? लहुरा देव से। जबकि गेहूं की बात की जाए तो मेहरगढ़ से, ठीक। ये BPSC में पूछा हुआ भी है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। जबकि चावल का कहाँ से मिलता है? लहुरा देव से। देखिए इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछे ना
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो क्या बोलिएगा, लहुरा देव या फिर मेहरगढ़? लहुरा देव, लहुरा देव। क्योंकि ओवरऑल बात की जाए तो गेहूं से पहले चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। पहले चावल का मिलता है, फिर गेहूं का। हाँ, अगर चावल को सेपरेटली बात की जाए तो चावल का प्राचीनतम मिलता है लहुरा देव से और गेहूं का मिलता है मेहरगढ़ से। बट ओवरऑल कृषि की बात की जाए तो लहुरा देव बोलेंगे, ठीक ना, चावल से कोरिलेट करके। ठीक, फिर बात की जाए ताम्र पाषाण को भी देख लेते हैं। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। तो तांबा पत्थर का यहाँ पर पहले तो केवल पत्थर पत्थर का यूज हो रहा था, अब तांबा का यूज शुरू हो जाएगा। मतलब तांबा ही जो है ना मानव द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था धातु के रूप में। किसको? तांबा को। जरूर ध्यान। ताम्र पाषाण काल के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो जो महत्वपूर्ण स्थल है उस स्थल को ध्यान में रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, चिरांद और चेचर, दोनों बिहार में है और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक, और फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक ये चीज़ बुर्ज होम से मानव, इसमें नवपाषाण में छूट गया था मुझे एक्सप्लेन करने में। बुर्ज होम जो है ना, यहाँ से मानव, कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास, गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? बुर्ज होम से। होम से आवास ध्यान में रख लीजिएगा। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। अभी आपने देखा ना कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। और इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि गेहूं से रोटी बनती है। हम बोलते हैं ना कि 2 रोटी मिल जाए काम हो जाएगा, लाइफ सेट। ठीक, तो लाइफ सेट मतलब लाइफ स्थायी हो गई। ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि स्थायी जीवन का जो प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से, क्योंकि यहाँ से गेहूं अर्थात रोटी मिलनी शुरू हुई थी। ठीक, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से? दमदमा से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक, मेसोपोटामिया तथा मिस्र सभ्यता की ये समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या है? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। और ये किस विधि द्वारा निर्धारित किया गया था? रेडियो कार्बन C14 द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, C14 डेटिंग के अनुसार। ठीक, हाँ, घरों तथा नगरों के जो विन्यास थे उनके विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। ठीक ना, इससे ध्यान में रखिएगा कि जो वहाँ की सड़कें और नालियाँ थी एक दूसरे को समकोण पर ही काटती थी। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सड़कें समकोण पर काटती थी। ठीक, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। ठीक है ना, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। किसने कहा है? पिगट ने, स्टेटमेंट है ये। और सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये नगरीय सभ्यता ध्यान रख लीजिए, ये जॉन मार्शल ध्यान रख लीजिए, रेडियो कार्बन ध्यान रख लीजिए। ठीक, ग्रिड पद्धति ध्यान में रख लीजिए। सारी चीज़ें पढ़ने लायक हैं, बट किसी किसी को अगर मान लीजिए लगता है कि नहीं पूरी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप पूरा पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार त्रिभुज के आकार में हुआ था। ठीक ना, कुछ ऐसा, इसका विस्तार त्रिभुजाकार था, ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार। ठीक, और ध्यान रखने वाली बात यह है ना कि इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु था वो था मांडा, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी की बात की जाए तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी की बात की जाए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे पश्चिमी की बात की जाए तो सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। ठीक, चलिए, हाँ, तो चलिए हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब खोज की थी इसकी? 1921 में। और ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के बाएं तट पर। बाएं याद नहीं रहे तो रावी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो क्या क्या है? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसको उर्वरता की देवी के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गेहूँ तथा जौ के दाने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है उर्वरता की देवी, ये जरूर याद रखिएगा। गेहूँ एवं जौ के दाने भी ध्यान रख सकते हैं, और ये सब मन करे तो देख सकते हैं। मैंने अभी की बात कर रहा हूँ, टाइम हो तो सारी चीज़ें पढ़िए। हाँ, और ये दयाराम साहनी याद रखिएगा, और हड़प्पा तो ठीक। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये 21 में, ये 22 में, और ये भी पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है ये नदी, जरूर याद रखिएगा। यहाँ से जो मिला है ना वृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक, एवं कांसे की नर्तकी, तो ये तीनों चीज़ें साक्ष्य में, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी चीज़ें भी ये पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो। ठीक है, बात करें चन्हू दड़ों की तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? MG
मजूमदार। ये मन करे तो ध्यान रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करते हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर है। ठीक, मनका बनाने का कारखाना मिला है यहाँ पर, लिपस्टिक मिली है। तो मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है यहाँ से, ठीक है ना। फिर बात की जाए सूतकांगे डोर से, तो इसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने की थी, नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। ये पाकिस्तान में है, किस नदी के किनारे है? दाश्क। तो ये ध्यान में रखिएगा। सूतकांगे डोर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि दाश्क नदी के किनारे है। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। लोथल की बात की जाए तो डॉक्टर एस राव उत्खननकर्ता, मन करे तो ध्यान रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये जो जगह है गुजरात में है। ये इस बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि गुजरात की जो हड़प्पाकालीन स्थल है कौन सी है, ठीक, ऑप्शन में देकर। तो लोथल, तो जगह जरूर याद रखिएगा। लोथल की बात की जाए तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ना, कि यहाँ जिससे जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो जहाज़ों की गोदी अर्थात डॉकयार्ड, पत्तन बंदरगाह, ये सब यहाँ से, समझ में आ रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ये जरूर याद रखिएगा। फिर ये चीज़ें पढ़ लीजिए, 3 युगल समाधियाँ, फारस की मुद्रा, ये सब। फिर बात की जाए धौलावीरा की, तो ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में है धौलावीरा, लोथल, ये सब। उन्नत जल प्रबंधन और विशाल जलकुंड का यहाँ से साक्ष्य मिला है। दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये साक्ष्य कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ पर है? गुजरात में। उत्खनन करता, मन करे तो याद रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर बात की जाए रंगपुर की, तो ये रंगनाथ की थी, ये भी गुजरात में है, ठीक है। और धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है, ये ध्यान रख सकते हैं, धान की भूसी। सुरकोटदा की बात की जाए तो जेपी जोशी ने, गुजरात में है ये भी। और यहाँ से कब्रिस्तान से कलश शवाधान और घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सुरकोटदा जो है ना वो गुजरात में है, ये ध्यान में रखिएगा। राखीगढ़ी की बात की जाए, हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। और घग्घर नदी के तट पर है, ठीक। और भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी ही है, इंपॉर्टेंट है ये बात। सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी, घग्घर नदी के किनारे। नदी तो जरूर इंपॉर्टेंट है, नदी जरूर याद रखिएगा। सब में नदी जरूर याद रखिएगा। बनावली की बात की जाए तो आरेस्ट विष्ट उत्खनन करता है यहाँ के, ये भी हरियाणा में है। और यहाँ से मिट्टी का हल और नगरों का जो विभाजन हुआ है, नगरों का सड़क द्वारा हुआ है, स्टार शेप्ड में, ठीक है ना, स्टार शेप्ड में। तो ये ध्यान रखिएगा। आलमगीरपुर की बात की जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता है यहाँ के, और उत्तर प्रदेश में ये है, ठीक। ये हिंडन नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पूर्वी बिंदु हिंडन नदी के किनारे है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फिर बात की जाए कालीबंगा की, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए ये राजस्थान में है और घग्घर नदी के किनारे है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है जुते हुए खेत, सेल खड़ी, मिट्टी के मुहर, ये सब, ठीक ना। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ये जुते हुए खेत है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ठीक। फिर बात की जाए दहमाबाद सबसे दक्षिणी बिंदु है, महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है? प्रवरा, याद रखिएगा। रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य यहाँ से मिला है। फिर रोपड़ की बात की जाए तो ये यज्ञदत्त शर्मा यहाँ के उत्खनन करता है, पंजाब में है। और सतलज नदी के किनारे, नदी याद रखिएगा। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का यहाँ पर दफनाने का साक्ष्य मिला है, सेल खड़ी की मुहर यहाँ से मिली है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के तराजू मिले हैं। मुख्य जो खाद्यान्न थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो गेहूं और जौ थे, ध्यान रखिएगा। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, लोहे का ज्ञान होगा आपको उत्तर वैदिक काल में, हम आगे देखेंगे। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसे की जानकारी थी, ठीक ना। तो वो पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसमें लोहा दे देता है ऑप्शन में। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा वहाँ पर लेन देन होता था, सामान के बदले सामान, ठीक। प्रमुख जो उद्योग थे ना वो वस्त्र उद्योग, ठीक। कपास की खेती का प्रारंभ हो गया था, कपास से ही वस्त्र बनाया जाता है, इससे ध्यान में रखिएगा। कपास की खेती का प्रारंभ हो गया था, इसलिए प्रमुख उद्योग क्या था वहाँ का? सिंधु घाटी सभ्यता का वस्त्र उद्योग। लॉस्ट वैक्स तकनीक द्वारा धातु की मूर्ति का निर्माण किया जाता था, लॉस्ट वैक्स तकनीक के द्वारा, ठीक। शेर का अवशेष नहीं मिलता है यहाँ से। देवता की बात की जाए तो पशुपतिनाथ अर्थात शिव, देखिए ये बताना मैं भूल गया, मोहनजोदड़ो से ही जो पशुपतिनाथ शिव के मूर्ति का अंकन मिलता है,
ठीक, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो में, उसमें लिखा हुआ है। फिर बात की जाए तो हाँ, जब मिलता है मूर्ति का साक्ष्य तो मूर्ति पूजा भी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक ना। फिर कुछ ये देख लीजिए, कच्चा माल उस टाइम में कहाँ से प्राप्त होता था। जैसे तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान से। लाजवर्द लाजवर्द कहाँ से प्राप्त होता था, बदख्शां अफ़गानिस्तान से। फिरोजा, टीन ये सब ईरान से। गोमेद गुजरात से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खान से, मतलब राजस्थान से कहने का मतलब, अफ़गानिस्तान ईरान से भी। शीशा कहाँ से, अफ़गानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय से। अब बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल को दो भागों में विभक्त करके देखा जाता है। जैसे एक हो गया ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक ना। और वेद की बात की जाए तो वेद जो है ना, वो आर्यों को जानने का, आर्यों के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। आर्य मतलब जरूर ध्यान रखिएगा, आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। और आर्यों का जो आगमन हुआ था ना, अलग अलग विद्वानों का क्या मत है वो थोड़ा सा देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा है मैंने। जैसे कि संपूर्णानंद ने माना है सप्त सैंधव प्रदेश। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत माना है, आर्यों का आगमन तिब्बत से हुआ था ऐसा माना है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया माना है। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या माना है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए चारों वेदों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए ऋग्वेद की। ऋग्वेद क्या है, प्राचीनतम वेद है और ये स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, ठीक ना। इस वेद में जो महत्वपूर्ण उल्लेख है उनको देख लेते हैं। लोहा का उल्लेख तो इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है, ये उत्तर वैदिक काल में मिलेगा लोहा। सरस्वती नदी की बात की जाए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसका अन्य नाम जो है नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा, ठीक। तो ये सब पूछा गया है, नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा के नाम से किसे जाना जाता है, सरस्वती नदी को। और सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको, सरस्वती को। ये नहीं टिक मार दीजिएगा कि गंगा को, ठीक, सरस्वती ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर बात की जाए सिंधु की, तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है सबसे ज़्यादा बार, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किसका मिलता है, सिंधु का, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका अन्य नाम क्या है, हिरण्यानी, हिरण्यानी, ठीक है ना। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, गंगा का 1 बार मिलता है। और गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सबसे पहले इसमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। फिर बात की जाए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र, याद रखिएगा, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और 7वां मंडल में बात की जाए, 7वें मंडल में तो दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। जो दशराग युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी अर्थात अभी के रावी नदी के तट पर। फिर 9वें मंडल में क्या मिलता है, सोम का, 9वां मंडल जो है ना सोम को समर्पित है, सोम का वर्णन मिलता है, ठीक, सोम देवता। फिर बात की जाए, इधर जगह नहीं थी तो इधर लिखा है, जन शब्द का उल्लेख मिलता है 275 बार, सर्वाधिक बार। गाय की बात की जाए तो 176 बार। जनपद शब्द का उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता है। इंद्र, देवताओं में सर्वाधिक जो प्रचलित हैं, सर्वाधिक प्रमुख हैं, सर्वाधिक उल्लेख किनका मिलता है देवताओं में, ये एग्जाम में पूछता है, इंद्र का। इंद्र को पुरंदर बोला जाता है, किला तोड़ने वाला, ठीक है ना। 250 बार उल्लेख मिलता है, ठीक ना। फिर अग्नि की बात की जाए तो दूसरे जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, अग्नि। फिर बात की, हाँ, इंद्र जो है ना ऋग्वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता हैं, ये मैंने लिखा ही है। और अग्नि को जो माना जाता है मध्यस्थता का देवता माना जाता है, मानव और देवताओं में मध्यस्थता कराने का, ठीक ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको होता या होत्री बोला जाता है। अब फिर बात की जाए आगे यजुर्वेद, सामवेद की। सामवेद की बात की जाए तो सामवेद में देखिए, साम का तो अर्थ होता है संगीत या फिर गान, मतलब भारतीय संगीत का जनक जो है ना सामवेद को माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सामवेद के में जो इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है बस। हाँ, इसके पुरोहित को बोला जाता है सामवेद के उद्गाता। यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड आदि का वर्णन है। और ये गद्य एवं पद्य दोनों रूप में है यजुर्वेद, ठीक ना। कृष्ण यजुर्वेद जो है ना वो गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, ठीक। और इसके जो पुरोहित होते हैं यजुर्वेद के उसको क्या बोला जाता है, अध्वर्यु। फिर बात की जाए अथर्ववेद की, तो ये अंतिम वेद है, चौथा एवं अंतिम वेद है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें जादू टोना, झाड़ फूक ये सब का वर्णन मिलता है, ठीक। और सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं अथर्ववेद में,
इसका उल्लेख मिलता है, सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ठीक ना। और कन्या जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में, ठीक। फिर बात की जाए कि हाँ, इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है, ब्रह्मा। आगे बात की जाए यजुर्वेद में वेद त्रयी। वेद त्रयी किन्हें बोला जाता है, वेद त्रयी मतलब 3 वेद। और 3 वेद में कौन कौन से आएंगे, शुरुआत के तीनों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और चौथा वेद भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो उसको बोला जाता है संहिता। अगर 4 आ जाए तो संहिता, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वेद त्रयी ही है। और ये वैदिक शब्द हैं और इसका अर्थ है, हालांकि ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, लोहा की बात हो ही रही है, तो लोहा की जो खोज हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। अभी आगे देखने वाले हैं, बट देख लीजिए सामने ये आया है, तो बाकी नोट्स में देखते रहिएगा। वैदिक शब्द कृष्ण अयस का मतलब होता है लोहा, लौह अयस का मतलब तांबा, स्पश का मतलब गुप्तचर, तक्ष का मतलब बढ़ई। ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रमुख तो आपको इंद्र को ही ध्यान में रखना है, बाकी ये थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं मन करे तो, बाकी ध्यान नहीं रखना है तो बस इंद्र को ध्यान में रखिए। सोम की बात की जाए तो वनस्पति का देवता माना गया है। मारुत आंधी के देवता, ठीक ना। मारुत हनुमान को बोला जाता है मारुति नंदन, पवन पुत्र, ठीक। तो उसे याद रखिए, आंधी के देवता। और इंद्र की बात की जाए तो ये युद्ध के जो आर्यों के युद्ध के नेता थे, कौन, इंद्र को नेता माना जाता था। और क्या माना जाता था, बादल के देवता इंद्र को, वर्षा के देवता। और इंद्र को और क्या बोला जाता है, पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला। फिर बात की जाए पूषण मतलब पशुओं के देवता, अरण्यनी मतलब अरण्य मतलब जंगल, जंगल की देवी, देव मतलब आकाश के देवता। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है इंद्र को याद रखिए, इंद्र, ठीक। बाकी चीज़ें ऐसे देख लीजिए मन करे तो। फिर बात की जाए ये नदियों की, ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं और उनका आधुनिक नाम अभी क्या है वो, चेनाब को ऋग्वैदिक कालीन में क्या बोला जाता था, आस्किनी। व्यास को विपाशा, रावी को परुष्णी, झेलम को वितस्ता, गंडक को सदानीरा, सतलज को शतुद्री, काबुल को कुभा। टाइम होता तो मैं सारी चीज़ों को ट्रिक से याद करा सकता था, बट टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद की बात की जाए, उपनिषद इसको वेदांत भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा उपनिषद जो है ना दर्शन पर आधारित है, एग्जाम में पूछा हुआ। और जो महत्वपूर्ण उपनिषद है उनको देख लीजिए, जैसे मुंडकोपनिषद है, इसमें जो मिलता है वर्णन किसका मिलता है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से। कठोपनिषद में जो मिलता है, कठोपनिषद से हमें वो मिलता है यम नचिकेता का संवाद, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बाद इनको मन करे तो आप देख सकते हैं जाबलोपनिषद, चारों आश्रम का यहाँ से उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब, ठीक। और फिर बृहदारण्यक उपनिषद जो है यहाँ से याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि और पुनर्जन्म के सिद्धांत का यहाँ से उल्लेख मिलता है, ठीक। इंपॉर्टेंट मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बाकी ये देख सकते हैं। बात की जाए ऋग्वैदिक काल में अमाजु किसे बोला जाता था, अमाजु, आजीवन जो अविवाहित रहने वाली स्त्री होती थी उसको अमाजु बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र की बात की जाए तो वास बोला जाता था मध्य भाग के वस्त्र को, अधिवास बोला जाता था चादर या ओढ़नी की तरह जो इसको ओढ़ते थे उसको, नीवी मतलब नीचे, कमर के नीचे के जो कपड़ा पहनते थे उसको अधिवास वस्त्र पहनते थे, ठीक है ना। और ये देखने से पहले ये देख लीजिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख अंतर है वो क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या डिफरेंसेज आए। देखिए ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो थी ना उनको सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था, भाग ले सकती थी, ठीक है ना। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये बंद हो गया। वर्ण व्यवस्था जो थी ना वो कर्म पर आधारित थी, कहाँ, ऋग्वैदिक काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। और ऋग्वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी, इनका मुख्य आधार पशुपालन था। जबकि उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोहे की जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो जाती है। प्रमुख जो देवता हैं ना ऋग्वैदिक काल के, वो नंबर 1 पर इंद्र हैं, फिर अग्नि, फिर वरुण, तो नंबर 1 जरूर याद रखिएगा, इंद्र हैं। और उत्तर वैदिक काल के जो नंबर 1 देवता है मतलब प्रमुख देवता है वो कौन है, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, फिर शिव हैं, फिर विष्णु हैं। हाँ, तो आप यहाँ से स्त्रियों की जो स्थिति थी ना उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई थी, कहाँ, उत्तर वैदिक काल में, ठीक। तो ये उत्तर वैदिक काल से ही रिलेटेड है। कन्या के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बोला गया है, चिंता का कारण बोला गया है कन्या को। तैत्रीय में शूद्रवत पतित बोला गया है, हाँ। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी बोला गया है, ठीक ना। चलिए ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या बोला गया है, गाय के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया गया है, अधन्या, मतलब न मारी जाने वाली गाय, ठीक ना। चलिए और देख लीजिए 1 मिनट, ये राजनीतिक
सॉरी, ये राजनीतिक जीवन की बात की जाए ऋग्वैदिक काल की, तो सबसे जो छोटा प्रशासनिक इकाई की बात की जाए तो सबसे छोटे स्तर पर कुल, कुल मतलब परिवार, कुल से मिलकर क्या बनता था? ग्राम, ग्राम से मिलकर विश्व, विश्व से मिलकर जन। कुल के प्रधान को कुलप बोलते थे, ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी, विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के प्रधान को राजन। ठीक, जन में लोगों की भागीदारी होती थी, जन या कबीला, और यही जन आगे जाके जनपद हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक, जहाँ पर राजा का आधिपत्य शुरू हो जाता है। ठीक, राजकीय प्रभुत्व बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक ना। और फिर चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कुछ और अंतर देख लीजिए। यहाँ पर विदुषी महिलाओं की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं थी वो कौन कौन थी? लोपामुद्रा, अपाला, घोषा। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। और ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक में कौन कौन थी? मैत्रेयी, गार्गी, सलावा, सलवा, काव्यायनी। ठीक ना। कुछ याद रहे या ना रहे ये जरूर याद रखिएगा। विदुषी महिलाओं में ऋग्वैदिक काल की ये जो विदुषी महिलाएं हैं, उसके बाद ध्यान ये रख सकते हैं मैत्रेयी, गार्गी। ये तो मैंने अभी बताया। प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था। जो भी प्रशासनिक तंत्र था वो कबीले के प्रधान द्वारा, मतलब राजन द्वारा संचालित होता था। हर लोग कबीले का अंग होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। ठीक ना। और बात की जाए राजकीय प्रभुत्व सामने आया, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम पर जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम से आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका पासवर्ड क्या है? 0001, एक 0001। एक मिनट। फिर बात की जाए उत्तर वैदिक काल में, कुछ नोट देख लेते हैं। कुछ नोट ये है ना कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, ये मैं बता ही चुका हूँ। उत्पादन जो प्रमुख रूप से हुआ वो किसका किसका होता था? व्रीहि अर्थात चावल का, जौ अर्थात जौ का, गोधूम अर्थात गेहूं का, माश अर्थात उड़द का। ये नाम याद रखिएगा, व्रीहि, यौ, गोधूम, ये जरूरी है इसीलिए मैंने लिखा है, व्रीहि चावल को, यौ जौ को। ठीक ना। सर्वाधिक जो लौह औजार प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व बढ़ गया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में राजा को अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे उत्तर में विराट के नाम से, पूरब में सम्राट के नाम से, दक्षिण में भोज के नाम से, पश्चिम में स्वराट के नाम से, और मध्य में राजा के नाम से। ठीक, ये ध्यान रख सकते हैं कि राजसूय यज्ञ जो कराया जाता है वो राज्याभिषेक के समय कराया जाता है। अश्वमेध यज्ञ जो कराया जाता है वो साम्राज्य विस्तार के लिए कराया जाता है। वाजपेयी यज्ञ कराया जाता है रथ दौड़ की आकांक्षा से। ठीक ना। फिर बात कर ली जाए, ये सब उत्तर वैदिक काल के हैं। उपनयन संस्कार की बात की जाए तो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों के लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी। ठीक, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह में डिफरेंस क्या है? अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ग का होता था, महिला निम्न वर्ग की, और प्रतिलोम में इसके ठीक उल्टा। और कृषि संबंधी जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनको थोड़ा देख लीजिए। प्राचीन टाइम में लांगल बोलते थे किसको? हल को। वृक बोलते थे किसको? ये हल नहीं होगा यहाँ पर, बैल को। आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक ना, जरूर करेक्शन कर लीजिएगा। बैल को बोलते थे वृक। और जुते हुए खेत को क्या बोलते थे? उर्वरा। हल से बनी नालियाँ को क्या बोलते थे? सीता। कूप कुआं को अवट बोलते थे, बादल को पर्जन्य, हलवाहा को कीनाश। ठीक है ना, कीनाश। कोषाध्यक्ष को संग्रहिता बोलते थे, कर के संग्रह को भागदूत बोलते थे, रथ सेना के नायक को सूत बोलते थे, और गवाध्यक्ष या वनपाल को गोविकर्तन बोलते थे। आय व्यय गणनाध्यक्ष को अक्षावाप बोलते थे। विदूषक के पूर्वज को पालागाल, महिषी रानी को महिषी, बढ़ई को तक्षण। ये सब बस टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए, हाँ, प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक का वीडियो बनाया है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? कपिल मुनि। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम ऋषि, वैशेषिक के कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। उस वीडियो को देखने के बाद, ट्रिक वाले वीडियो को देखने के बाद आसानी से आप इसको ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको बताया था ना कि वेद त्रय क्या होते हैं? कौन कौन से वेद आते हैं इसमें? 3 वेद, शुरू के 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वैसे ही प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आते हैं? ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एवं उपनिषद, ठीक है।
जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ठीक, ये प्रथम तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। ठीक, 23वें तीर्थंकर की बात की जाए तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। वाराणसी से इनका संबंध है, वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था और प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का सर्प। ठीक, 24वें तीर्थंकर जो सबसे महत्वपूर्ण है, महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। ठीक, ये 12वें तीर्थंकर को ध्यान में रखिएगा, वसु पूज्य, चंपापुरी, मतलब भागलपुर से इनका संबंध है, वसु पूज्य। ठीक, और बात की जाए जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 5 जो महाव्रत हैं, पंच महाव्रत क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा करके नहीं रखना। ये चारों का चारों पार्श्वनाथ ने दिया था, मतलब 23वें तीर्थंकर ने। और चौथा जो ब्रह्मचर्य है, चौथा व्रत, इसको किसने दिया था? महावीर ने। ठीक है ना, चौथा महाव्रत किसने दिया था? महावीर ने। ठीक, उसके बाद बात की जाए कि मोक्ष के लिए 3 रत्न कौन कौन से हैं जैन धर्म के अनुसार? सम्यक ज्ञान है, सम्यक ध्यान है और सम्यक आचरण है। देखिए, मैं डिटेल्स में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है। ठीक है, तो उतना ही एक्सप्लेन करेंगे कि जितना से काम चल जाए, जितनी ज़रूरत है। ठीक ना, चलिए। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम, आगम कहा जाता है। ठीक है ना, भगवती सूत्र जो ये जैन ग्रंथ ही है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। सिद्धांत की बात की जाए, कौन कौन से सिद्धांत हैं? अणुवाद, सायवाद, सायवाद या अनेकांतवाद। और ये अनेकांतवाद सिद्धांत किसने दिया था? महावीर ने। ठीक है ना, उसके बाद बात की जाए महावीर के जो जीवन परिचय की, तो महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली में। कुंडग्राम या कुंडलपुर कुछ भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि एक ही बात है। कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी वो 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, कहाँ? जृंभिक गांव के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ठीक, और बात की जाए निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 527 ईसा पूर्व में। जगह का नाम याद रखिएगा, पावापुरी। पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। माता त्रिशिला, पत्नी यशोदा हैं। दामाद जो हैं जमाली, ये प्रथम शिष्य हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर को। ठीक है ना, और जो संस्थापक हैं जैन धर्म के वो ऋषभदेव हैं, बट वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। ठीक, महावीर के अन्य नाम क्या हैं? केवलिन है, अरहत है, जिन्न, निर्ग्रंथ। ठीक है, एक बार रीडिंग मार लीजिए। हाँ, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था कौन सी भाषा में हुआ था? प्राकृत भाषा में। ठीक है, चलिए। जैन संगीतियों की बात की जाए तो प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र। और शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें हुआ ये था कि जैन धर्म जो है ना 2 गुटों में बट गया था, श्वेतांबर तथा दिगंबर में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। और अध्यक्षता किसने की थी? देवाधिधर्मनी या क्षमाश्रवण। ठीक ना, इसमें जैन ग्रंथ को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। चलिए फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक, और बौद्ध धर्म का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन, वो क्या है? त्रिपिटक। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, विनय पिटक नियम से संबंधित है, ये सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश से संबंधित है, और ये जो अभिधम्म पिटक है ना, ये दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, और बौद्ध संगीतियों की बात की जाए तो इसके लिए मैंने ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, मन करे तो आप देख सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, बट देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ना
वो राजगृह में हुई थी। ठीक, किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप या फिर महाकश्यप। ठीक, शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी। ठीक, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में। शासनकाल किसका था? अशोक का था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन में हुई थी और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। ठीक है, और चतुर्बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो गुटों में बट गया था, हीनयान और महायान में। और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो किस भाषा में हुआ था? पाली भाषा में। चलिए आगे थोड़ा सा हम गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। बुद्धत्व की प्राप्ति जो हुई थी वो 528 ईसा पूर्व में हुई थी, 35 वर्ष की आयु में। थोड़ा सा मैथ्स लगाइएगा तो इससे माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 35। ठीक, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बोधगया में। ठीक है ना। निर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो शाक्य कुल से संबंधित थे। माता महामाया थी। लालन पालन किया था गौतमी प्रजापति ने। और पत्नी यशोधरा थी। गृह त्याग 35 वर्ष की आयु में किया था। अन्य नाम क्या है? तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि। ठीक है, चलिए फिर बात की जाए गौतम बुद्ध से संबंधित ही ये तथ्य है कि जो हाथी प्रतीक है ना वो माता के गर्भ में आने का प्रतीक है। ये सब बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित फैक्ट्स हैं। ठीक ना। कमल की बात की जाए तो कमल जो प्रतीक है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो प्रतीक है गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक। धर्म चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय का प्रतीक। और एक करवट सोना महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक है। बात की जाए ये नागसेन। ठीक है, देखिए जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं या फिर प्राचीन पुस्तकें कहीं अभी ले लेते हैं। प्राचीन पुस्तकें हैं ना उनको लास्ट में मैं एक जगह जितनी भी पुस्तकें हैं ना उनके लेखक और पुस्तकों को एक साथ में लिख दूंगा। ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल बीच बीच में कहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नागसेन की एक रचना है मिलिंद पान्हो। ठीक है ना। इसमें क्या वर्णन है? बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है ये इसमें, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, अश्वघोष की रचना है। ये दोनों की दोनों बुक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अश्वघोष की रचना कौन कौन सी है? बुद्ध चरित है, सौदरानंद है, ठीक है ना, सौंदरानंद है, शारिपुत्र प्रकरण है। समझ में आ रहा है। फिर बात की जाए आगे ये है कि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था। ठीक है ना, जबकि जैन धर्म में इसकी प्रधानता विद्यमान थी। ठीक, चलिए आगे बात की जाए कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी शासक हुए वो कौन कौन हुए? अजात शत्रु, अशोक, प्रमुखता से यही ध्यान में रखिए। जैन धर्म के जो हुए वो कौन कौन? लिच्छवी नरेश चेतक, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवाल। ठीक है ना, ये कलिंग के नरेश कौन? खारवाल। ठीक, आगे बात की जाए कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक ना। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, सुबुद्ध के सामने। ठीक है ना, सुबुद्ध को दिया था। और जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम है, लगातार भ्रमण किए 40 साल गौतम बुद्ध ने लगातार भ्रमण किया। ठीक है ना, 40 साल तक उपदेश देते रहे। हाँ, केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर। ठीक, वर्षा ऋतु को छोड़कर लगातार भ्रमण किया है। और हीनयान महायान में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। हीनयान की बात की जाए तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। ठीक, बात की जाए कि मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं था हीनयान को। ठीक ना, विश्वास नहीं था। और बुद्ध को हीनयान वालों ने बुद्ध को क्या माना है? महापुरुष माना है। ठीक, महायान की बात की जाए तो ये तो देख ही चुके हैं कि उत्कृष्ट मार्ग शाब्दिक अर्थ है महायान का। आत्मा एवं पुनर्जन्म में इनको विश्वास था। ठीक, और बुद्ध को देवता माना है। ठीक,
हाँ देखिए, बौद्ध ग्रंथ ग्रंथ की बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ की बात की जाए तो भगवती सूत्र, दोनों में 16 जो महाजनपद हुए ना उनका उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो शिक्षा के जो केंद्र थे ना, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख शिक्षा के केंद्र वो कौन कौन से थे? एक तो हो गया नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, विक्रमशिला धर्मपाल ने की थी, और वल्लभी गुजरात में है। ठीक है ना, ये 2-3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आप नालंदा और विक्रमशिला जरूर ध्यान में रखिएगा। बात की जाए महाजनपद की तो सभी महाजनपद को मैंने नहीं लिखा है, जो जरूरी है उसको लिखा है। और महाजनपद की बात की जाए तो ये तीनों महाजनपद बिहार से संबंधित हैं। ठीक। अंग की बात की जाए तो अंग ये आधुनिक जो बिहार है, भागलपुर और मुंगेर, तो इसके अंतर्गत आता था अंग। ठीक। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की बात की जाए तो अभी जो पटना गया वाला क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता था मगध। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। वज्जी की बात की जाए, वज्जी 8 राज्यों का संघ था। ठीक है ना। वज्जी की बात की जाए तो अभी वर्तमान में जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा है ना उसके अंतर्गत ये आता था। राजधानी क्या थी? वैशाली। और वैशाली ध्यान में रखिएगा, विश्व का जो पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था ना वो वैशाली में ही स्थापित हुआ था, लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य अभी तो मैंने बताया ना कौन था? वैशाली। हाँ, जो 16 में 14 महाजनपद में राजतंत्र था, 2 में गणतंत्र था। 2 कौन कौन से? वज्जी और मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी। ठीक है। हाँ, दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद था वो कौन था? अशमक, जिसकी राजधानी पोत्तन या पोटिल है। पोत्तन या पोटिल कुछ भी दिखे, मतलब समझ जाइएगा कि अशमक की राजधानी है। और रुकिए, ऊपर में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नोट में कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है? एडविन अर्नाल्ड ने। ये बुद्ध के जीवन पर आधारित है। ये सब बस रीडिंग मार लीजिए, बस जानने के लिए लिखा है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली घोषाल, ध्यान रखिएगा। शून्यवाद के नागार्जुन, पाशुपत के लकुलिश। ठीक ना। फिर बात की जाए, इसमें तो हो गया। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की बात की जाए तो मगध साम्राज्य के जो संस्थापक है किसको माना जाता है? बृहद्रथ को। ठीक। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की। ठीक है। हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार। ये डेट नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, मैंने बस इसलिए लिखा है ताकि क्रम पता चले, पहले कौन आया था उसके बाद कौन उसके बाद कौन। ठीक। कभी कभी क्रम दे देता है तो हल्का फुल्का क्रम भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। हाँ, तो बिंबिसार संस्थापक है हर्यक वंश के। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है, सेना रखने वाला, श्रेणिक के नाम से। श्रेणिक ध्यान में रखिए। बिंबिसार की और बात की जाए तो विवाह किया था महाकोशला से, जो कि प्रसन्नजित की बहन थी। चल्लना से लिच्छवी राजकुमारी थी। क्षेमा से मद्रकुल की राजकुमारी थी। ठीक ना। ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग को मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने, और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। ठीक है ना, प्रदोत्त के लिए। ये जरूरी है, ध्यान थोड़ा रखिएगा। फिर बात की जाए अजात शत्रु की। अजात शत्रु की बात की जाए तो अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था और इसका अन्य नाम क्या है? कुणिक। अजात शत्रु का विवाह जो हुआ वो वाजिरा से हुआ, प्रसेनजित की पुत्री से। और वैशाली के युद्ध में महाशीलकंटक एवं रथमुसल का प्रयोग किया था। ठीक है, बीपीएससी में ये पूछा हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात की जाए उदयन की बात की जाए तो पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने, मतलब मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। किसने स्थानांतरित किया? उदयन ने। पहली बार पाटलिपुत्र का राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। ध्यान जरूर रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, अंतिम शासक कौन रहा? नागदशक। तो अंतिम भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं दूसरे वंश की, शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश की बात की जाए
तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ? शिशुनाग। राजधानी क्या रही? वैशाली। शिशुनाग ने राजधानी क्या रखी थी? वैशाली रखी थी। अवंती को इसने मगध में मिला लिया था शिशुनाग ने, ठीक है। फिर बात की जाए कालाशोक की, तो कालाशोक ने फिर राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग का ये पुत्र था, ठीक है। अन्य नाम क्या है? काकवर्ण, ठीक। और अंतिम जो शासक रहा वो नंदीवर्धन। फिर बात की जाए नंदवंश की। नंदवंश की बात की जाए तो नंदवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? महापद्मनंद, ठीक। अन्य नाम क्या है? उग्रसेन है। सर्व क्षत्रांतक है, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाले से आप ध्यान में रख सकते हैं ये कि जो महापद्मनंद है ना, महापद्मनंद को दूसरे परशुराम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। कलिंग को मगध में मिलाया था महापद्मनंद ने, और एकराट की उपाधि भी ग्रहण की थी। धननंद की बात की जाए तो यह अंतिम शासक रहा नंदवंश का। इसे अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का समकालीन है ये, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करके किस वंश की स्थापना की गई थी? मौर्य राजवंश की, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बस रीडिंग लगा लीजिए, ये बस पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है किस पुस्तक में? मुद्रा राक्षस में, जो किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। सारी पुस्तकों को मैं एक जगह लिखकर नोट करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर के जो उत्तराधिकारी हैं, सिकंदर का जो उत्तराधिकारी सेल्यूकस, इसको पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक। और सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ठीक है ना। और दूत की बात की जाए तो सेल्यूकस निकेटर का जो दूत वो कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं मेगास्थनीज से रिलेटेड कि मेगास्थनीज की जो रचना है वो इंडिका है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलिम्ब्रोथा बोला है। मेगास्थनीज ने शिव को डायनोसियस बोला है, कृष्ण को हेराक्लीज बोला है, ठीक है ना। आगे बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी, तो संलेखना विधि द्वारा। संलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला में हुई थी, कर्नाटक में ये है। संलेखना विधि में क्या होता है? खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब कि जब तक कि जान ना निकल जाए, ठीक। चाणक्य की बात की जाए जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, इनका अन्य नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक। चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं है, ठीक, ऑप्शन में दे दिया जाता है। अर्थशास्त्र बेसिकली शासन के सिद्धांत पर आधारित है, राजव्यवस्था, राजनीति आदि पर, ठीक है ना। बिंदुसार की बात की जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। यूनानी लेखक के अनुसार ये अमित्रोचेट्स बोला गया है, और जैन ग्रंथ के अनुसार सिंहसेन। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बिंदुसार ये मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि बिंबिसार हर्यक वंश से, हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन? बिंबिसार। ये है बिंदुसार। ये बिंदु हो गया क्या है? नहीं, ब है बिंदुसार, ठीक है ना। तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए, तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। दिव्यावदान के अनुसार ऐसा मिलता है सुनने में, ठीक ना। विदेशी यात्री की बात की जाए तो डायमेकस आया था, जो कि सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का दूत था, और डायोनिसियस आया था जो कि मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय का राजदूत था। सीरिया के जो शासक था एंटियोकस, इससे कौन सी चीज़ों की मांग की थी बिंदुसार ने? 3 मांग की थी। मीठी मदिरा की मांग की थी, सूखी अंजीर की मांग की थी, और एक दार्शनिक की मांग की थी, ठीक है ना। चलिए अशोक की बात की जाए तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का जो अन्य नाम है वो पुराण में क्या मिलता है? अशोकवर्धन। गिरनार अभिलेख से क्या मिलता है? अशोक मौर्य। भाब्रू अभिलेख से पियदसी। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये ध्यान में रखना है, देवानाम प्रिय पियदसी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, बाकी आप पढ़ लीजिए। शासक बनने से पहले
अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ठीक। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। इसमें ये जरूर ध्यान में रखिएगा, कल्हण ने किसकी रचना की है? राज तरंगिणी की। और ये किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राज तरंगिणी। ठीक है, उस पर लिखी गई है ये। चलिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। ठीक, आगे बात की जाए। जो अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है, कहाँ मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है भाब्रू अभिलेख में। ठीक, खुद को सम्राट किसमें कहा है? भाब्रू अभिलेख में। ये भी ध्यान में रखिएगा, खुद को सम्राट भाब्रू अभिलेख में बोला है, जरूर ध्यान रखिएगा। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें अशोक विजयी होता है। और ये इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से। देखिए, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अभिलेख के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, हाँ, बस आप नाम ध्यान में रखिए, अभिलेख के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, शिलालेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख। इनको एक्सप्लेन करके मैं बाद में बता दूंगा अच्छे से, बट अभी खाली आप नाम ध्यान में रखिए, जैसे 13वां भाब्रू, ठीक, गुर्जरा, मास्की, ये नाम याद रखिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइए, अभिलेख है, स्तंभ लेख है, क्या है। ठीक, सबको अभिलेख मानकर चलिए, ठीक ना, क्योंकि सारी चीज़ें गुहा लेख, स्तंभ लेख और क्या है, शिलालेख, ये सब अभिलेख के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक। धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया है किस अभिलेख में? किस शिलालेख में? 12वें में। उसके बाद बात की जाए सोहगौरा के ताम्रपत्र अभिलेख की, जो कि गोरखपुर में है। यहाँ से क्या मिलता है कि अकाल के समय अन्नागार से मुफ्त अनाज वितरण का वर्णन मिलता है। ठीक है, इस अभिलेख से। सारनाथ स्तंभ की बात की जाए तो इसको मैंने यहाँ जानबूझकर ऐड इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है करंट से भी रिलेट करके पूछ ले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नया वाला जो संसद भवन है उस पर अशोक स्तंभ लगाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, जो काफ़ी विवाद में रहा था, ये वाला अशोक स्तंभ। ठीक है, तो ये सारनाथ स्तंभ भी तो अशोक स्तंभ ही है, तो इसके बारे में यही आपको ध्यान में रखना है कि स्तंभ के शीर्ष पर जो सिंह है ना, उसकी आकृति किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, और शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? सिंह चतुर्मुख। कितने सिंह हैं उस पर? 4। ठीक, चलिए आगे बात की जाए कि आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था, जिस गुफा का नाम ध्यान रखिएगा, सुदामा गुफा। ठीक, जबकि लोमश ऋषि तथा नागार्जुनी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, सुदामा गुफा किसने करवाया था? अशोक ने, जबकि लोमश ऋषि तथा नागार्जुनी गुफा का निर्माण दशरथ ने। ठीक, और अशोक की जो तुलना की जाती है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से की जाती है। फिर बात की जाए दशरथ की, तो दशरथ अशोक का पौत्र है। अशोक की भांति ही इसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। ठीक, और नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं बनवाई। नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाएं, लोमश ऋषि भी ध्यान में रखिएगा, अभी वहाँ पर बताया था मैंने। हाँ, मौर्य काल के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, बस रीडिंग मार लीजिए। पण्याध्यक्ष, वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष बोला जाता था। सीताध्यक्ष कौन होता था? कृषि विभाग का अधिकारी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अक्षपट्टलिक महालेखाकार को, पौतवाध्यक्ष माप तौल के अधिकारी को, रक्षण किसको बोला जाता था? पुलिस अधिकारी को। समाहर्ता तो आप समझते हैं, कलेक्टर, कर से संबंधित। ठीक, समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, और संनिधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, मतलब रीडिंग लगा लीजिए लेकिन थोड़ा ध्यान से ही। ठीक, चलिए फिर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अशोक के जो अभिलेख है ना, वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलता है। ठीक, और ब्राह्मी खरोष्टी में डिफरेंस क्या है? ब्राह्मी को बाएं से दाएं लिखते हैं, ट्रिक से ऐसे याद रख लीजिए। ब्राह्मी में ब है ना, तो ब से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक, और खरोष्टी को दाएं से बाएं। ठीक है, ब्राह्मी को याद रख लीजिए, उसका उल्टा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अरामाइक से संबंधित कुछ अभिलेख हैं, उसका नाम ध्यान में रख लीजिएगा। लमगान है, कांधार है, तक्षशिला है। ठीक है ना, ये सब भारत के उत्तर पश्चिम में है। लमगान कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। पुले दारुन अफगानिस्तान में है। शारेकुना ये भी जगह है, अफगानिस्तान में है। तक्षशिला पाकिस्तान में है। तक्षशिला अभिलेख तक्षशिला में। ठीक, चलिए थोड़ा सा नाम ध्यान में रखिएगा कि ये अरामाइक लिपि से संबंधित है, लमगान, कांधार। ठीक, आगे बात की जाए प्राक अशोक। प्राक मतलब पूर्व, अशोक से पहले। ठीक, पूर्व भी मैं लिख सकता था यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में प्राक ही लिख दे तो
इसलिए जानबूझकर मैंने प्राक लिखा है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? श्रीलंका के अनुराधापुर से, ठीक है ना। अशोक से पहले ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य, ठीक। अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया था। भेरी घोष मतलब युद्ध के पहले, युद्ध करने के लिए नगाड़ा बजाते हैं ना, ठीक। तो भेरी घोष के बदले ढोल नगाड़ा नहीं बजाते हैं, उसी को भेरी घोष बोला जा रहा है। तो उसके बदले धम्म घोष को अपनाया था। बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से बाद में, अभी थोड़ा टाइम की कमी है। फिर बात की जाए अशोक और दशरथ की, तो ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अफगानिस्तान का जो बामियान है ना, यह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। अब मौर्योत्तर काल में सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश को। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके, ठीक। और जो पुष्यमित्र शुंग है ना, इसी के समकालीन पतंजलि रहे हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित, ठीक ना। राजधानी क्या थी? विदिशा। और आक्रमण किसका हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के टाइम में यवन का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना, जिसको पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है ना कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे? पतंजलि, ठीक ना। फिर बात की जाए मनुस्मृति की रचना भी इसी काल में होती है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। शुंग काल में अंतिम शासक कौन रहा? देवभूति। तो ये जो फेमस वंश नहीं है ना, तो इनके संस्थापक और अंतिम शासक जरूर ध्यान में रखिएगा। कण्व वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक वासुदेव हैं और अंतिम सुशर्मा, बस इतना काफ़ी है। सातवाहन वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक सिमुख, ठीक। सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सुशर्मा कौन? कण्व वंश का अंतिम शासक। और राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन, ठीक ना। वास्तविक राजधानी की बात की जाए तो आरंभिक राजधानी क्या थी? सातवाहन वंश की अमरावती थी। शातकर्णी प्रथम की बात की जाए तो ये सातवाहन वंश का महान शासक रहा। चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति बनवाई शातकर्णी प्रथम ने। दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की और नाना घाट शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है शातकर्णी प्रथम का, ठीक है। सातवाहन वंश में आगे बात की जाए तो अगला शासक हुआ हाल प्रथम, जिसने रचना की है किसकी? गाथा सप्तशती की। उसके बाद के जो शासक है वो कौन है? गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किया। वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है इसको। और नासिक अभिलेख में शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी का वर्णन मिलता है, जिसमें अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि से नवाजा गया है, ठीक ना। याज्ञश्री शातकर्णी प्रथम की बात की जाए तो ये अंतिम शक्तिशाली शासक रहा सातवाहन वंश का। और अंतिम जो शासक रहा वो कौन रहा? पुलवामी चतुर। आप इसमें अंतिम शासक और जो संस्थापक है उसको ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए बस। फिर बात की जाए सातवाहनों की ही, तो ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की सबसे पहले किसने? सातवाहनों ने, ठीक ना। मौर्योत्तर काल में आगे देखें तो मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसे होता है? देखिए पश्चिमोत्तर से होता है। पश्चिमोत्तर से यहाँ पर भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पहलव तथा कुषाण आक्रमण शुरू कर देते हैं पश्चिमोत्तर में, ठीक है ना। सबसे पहले आक्रमण यूनानियों का होता है, जिन्हें भारत में हिंद यूनानी के नाम से जाना जाता है। प्रथम आक्रमण कौन करता है? प्रथम शासक कौन है? डिमेट्रियस प्रथम, ठीक है ना। इसका उत्तराधिकारी कौन है? मिनांडर। आगे देखते हैं मिलिंद, ये याद आ रहा होगा आपको। मिलिंद पन्हो जो रचना है, किसकी रचना है? नागसेन की। इसी में ना मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, ठीक वही। आगे बात करते हैं। आगे बात करें सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। हेलेनिस्टिक आर्ट यूनानी कला ही है। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है? यूनानी कला है। और ये हेलेनिस्टिक आर्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर भारत में क्या है? गांधार कला। फिर शकों की बात की जाए, शक, तो सबसे विख्यात शासक जो हुआ शकों में वो हुआ रुद्रदामन प्रथम, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। गुजरात में है सुदर्शन झील, ये जरूर ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है। फिर बात करते हैं पहला या पार्थियाई के बारे में कुछ विशेष जानने के लिए नहीं है, ये मैंने क्रम से इसलिए लिखा है कि हो सकता है कभी क्रम पूछते कि सबसे पहले कौन आया था सबसे बाद में कौन, इसलिए, ठीक। आगे देखिए कुषाण वंश की। कुषाण वंश में सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। कुषाण वंश
का संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस, ठीक है ना। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। कुजुल कडफिसेस संस्थापक, ध्यान में रखिएगा। विम कडफिसेस एग्जाम में पूछ चुका है बीपीएससी में। उत्कृष्ट सिक्के जारी किए थे किसने? विम कडफिसेस ने, जरूर ध्यान में रखिएगा ये। फिर बात की जाए कनिष्क की, ये पूरा ही ध्यान में रखिएगा। कनिष्क वंश जो है, कनिष्क वंश बोल रहा हूँ, कुषाण वंश। कुषाण वंश में कनिष्क की बात की जाए तो इस वंश का महान शासक रहा ये कनिष्क। इसके दरबार में कौन कौन थे? नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ध्यान रखिएगा। राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष की रचना क्या है? सौंदरानंद है, बुद्ध चरित है, सारीपुत्र प्रकरण है। रचनाएं भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आश्रित विद्वान कौन था भाई कनिष्क के दरबार में? वसुमित्र। वसुमित्र ने चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। कौन शुरू करता है? कनिष्क, ठीक ना। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। ये क्या लिख दिया है? विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व में, और ये गुप्त संवत 319 ईस्वी में, ठीक ना। जबकि शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी पूर्व 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, ठीक। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा दोनों थी। चलिए आगे बात करते हैं। अंतिम शासक कौन था? वसुदेव, ध्यान में रखिएगा, कुषाण वंश का। फिर बात की जाए गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे एक्सप्लेन करके। फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। और गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ? श्रीगुप्त, ठीक। इसका अन्य नाम क्या है? आदिराज। फिर बात करें घटोत्कच की, अगले शासक की, तो ये श्रीगुप्त का पुत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली अभी बात नहीं आई है, बस संस्थापक ध्यान में रखिए। फिर चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं आगे। तो इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। इसने विवाह की कुमार देवी से, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। सर्वप्रथम सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक था ये, ठीक। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार होता है, काफ़ी ज़्यादा विस्तार इसमें होता है। इसने उपाधि धारण की, पर क्रमांक की, 100 युद्धों का विजेता बोला जाता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा समुद्रगुप्त को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रयाग प्रशस्ति जो संबंधित है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसके रचयिता कौन है? हरिसेन, जरूर ध्यान में रखिएगा ये भी। आगे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष काल बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ध्यान रखिएगा, शक विजय के उपरांत। देवराज बोला गया है सांची के अभिलेख में, और देवगुप्त बोला गया है प्रवर सेन अभिलेख में चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। बस रीडिंग लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो विक्रमादित्य ध्यान में रख लीजिए, ठीक। और चीनी यात्री आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में, फाहियान, ये याद रखिए। और देखिए उदयगिरी अभिलेख में ये मिलता है ना कि उद्देश्य था चंद्रगुप्त द्वितीय का संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। और विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज लगाने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मेहरौली अभिलेख से, ठीक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये है विक्रमादित्य, ध्यान में रख लीजिए। चीनी यात्री फाहियान, ध्यान में रख लीजिए। फिर नवरत्न में 3-4 नाम ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त के नवरत्न हैं। जैसे कालिदास को ध्यान रख लीजिए, अमर सिंह, धनवंतरी, वराह मिहिर, बाकी सब रीडिंग मार दीजिए, क्योंकि सारे नाम अगर याद नहीं है तो याद करना अभी से कोई मतलब नहीं है याद करने का। अब बात की जाए कुमारगुप्त प्रथम की, तो सबसे अधिक जो अभिलेख मिलते हैं गुप्तकालीन वो कुमारगुप्त प्रथम के काल में मिलते हैं। शरदकालीन सूर्य बोला गया है तुमन अभिलेख में कुमारगुप्त को प्रथम को। स्थापना की थी इसने नालंदा विश्वविद्यालय की, और उपाधि ग्रहण की कौन सी? महेंद्रादित्य की। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो हुणों का जो पहला भारतीय आक्रमण होता है, हुणों का जो पहला भारतीय आक्रमण वो स्कंदगुप्त के काल में होता है, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बात की जाए, कुछ नोट देख लीजिए। गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे, ठीक है। स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है ना। जबकि गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी, जिसको उच्च लोगों का भाषा माना जाता था। संस्कृत को उच्च लोगों का
उच्च लोगों की भाषा माना जाता था। ठीक है ना। आगे बात की जाए कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख से। ठीक। उसके बाद बात की जाए संस्कृत साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को ही माना जाता है। धम्मिक स्तूप सारनाथ में है। शतरंज का उद्भव होता है इसी काल में। हाँ, भू राजस्व का जो दर था वह उपज का उपज का छठवां भाग था। उपज का छठवां भाग, ठीक है ना। छठवां भाग मतलब 1/6। और जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं उसमें भी 1/6 का ही वर्णन है, मतलब छठवें भाग का। ध्यान रखिएगा ये। कुछ रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की है? आर्यभट्टीय की, दश गीतिक की, आर्याष्टक की। ठीक, आर्यभट्टीय ध्यान में रखिएगा। आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया है, उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया है। ठीक है ना। वराह मिहिर की जो रचना है वो पंच सिद्धांतिका है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगुप्त गुप्त की जो रचना है वो ब्रह्म सिद्धांत है। धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता है। और सुश्रुत जो है ये भी आयुर्वेद से संबंधित है। आगे बात की जाए कुछ लेखक और पुस्तक हैं, नाम ध्यान जरूर रखिएगा। कालिदास की जो पुस्तक है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम को ध्यान में रखिए और मेघदूत को ध्यान में रखिए, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है। भास की बात की जाए तो स्वप्नवास वद्धता को ध्यान में रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। विष्णु शर्मा की जो रचना है वो पंचतंत्र है। बाण भट्ट की जो रचना है वो हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है। विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस है, ध्यान रखिएगा इसको। बाण भट्ट भी ध्यान में रखिएगा, ये हर्षचरित कादम्बरी। आगे बात कीजिए शूद्रक की जो रचना है मृष कटिकम है। भौमक की जो रचना है वो रावणार्जुनियम है। वत्स भट्ट की रचना है रावणवध। राजशेखर की काव्य मीमांसा। अमर सिंह की अमरकोश। कुछ बंदरगाह की बात की जाए गुप्तकालीन, तो पूर्वी तट पर जो गुप्तकालीन बंदरगाह था वो कौन था? ताम्र लिप्ति, इसको ध्यान में रखिएगा। और पश्चिमी घाट पर सोपारा और भड़ौच। इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। चीनी यात्री में एक दो नाम और ध्यान में रख लीजिए। सुंगयुन कब आता है? 518 ईस्वी में भारत में। और इत्सिंग कब आता है? 671-72 में। ठीक है ना। आगे बात की जाए खिल भूमि किसको कहा जाता था? जो भूमि जोतने योग्य नहीं हो उसको खिल भूमि। और अप्रहत भूमि किसको कहा जाता था? बिना जोती गई जंगली भूमि को। बिना जोती गई जंगली भूमि को। ये बीपीएससी में पूछ चुका है 60 से 62वीं में। आगे बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की। तो सबसे पहले देखते हैं वर्धन राजवंश को। वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। और वर्धन राजवंश से ही संबंधित है कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन में जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये ध्यान में रख लीजिएगा। चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? वेनसांग। ठीक ना। वेनसांग आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और यही यात्री है ना जिसको कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंसा था वेनसांग। ठीक ना, ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। दरबारी कवि कौन रहे हर्षवर्धन के? मयूर, जिसने रचना की किसकी? सूर्य शतक की। और बाणभट्ट भी रहे जिसने किसकी रचना की? अभी हम देख चुके हैं, हर्षचरित और कादम्बरी की बुक ध्यान में रखिएगा। और हर्षवर्धन ने खुद जो रचनाएं की इसको भी ध्यान में रखिए। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है ना। आगे बात की जाए तो पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंश का था, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान के समय पराजित किया। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन ने पराजित किया हर्षवर्धन को। ठीक है ना, दक्षिण में जाने से रोका। चलिए फिर बात करते हैं आगे, जरूर ध्यान में रखिएगा ये। और चलिए देख लेते हैं हम दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में सबसे पहले बात की जाए संगम काल की, तो संगम काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन होता है। प्रथम संगम मदुरई में होता है, किसकी अध्यक्षता में? अगस्त्य ऋषि की। दूसरा होता है कपाटपुरम में, अगस्त्य ऋषि और तोल्काप्पियर की अध्यक्षता में। तीसरा संगम होता है मदुरई में ही, नक्किरर की अध्यक्षता में। और ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि पांड्य राज्य जो है ना, उनकी जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी। ठीक है।
और इनकी राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की। मन करे तो ध्यान में रख सकते हैं मदुरई, मदुरई, मदुरई। ठीक है। आगे बात की जाए दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी, तो सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश को। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? बप्पा देव को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु के दरबार में ही कौन था? भारवी। भारवी ने किसकी रचना की? किरात अर्जुनियम की। ये एग्जाम में पूछ भी चुका है बीपीएससी 67th में। फिर बात कीजिए महेंद्र वर्मन प्रथम की, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने रचना की है किसकी? मत विलास प्रहसन की। तो बस ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे बात कीजिए नरसिंह वर्मन प्रथम की, तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। उसके बाद उपाधि धारण की किसकी? वातापी कोंड की। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात कीजिए नरसिंह वर्मन द्वितीय की, तो इसी के दरबार में कौन रहता था? दंडी, दंडी या दंडी ने, जिसने दश कुमार चरित की रचना की है, दश कुमार चरितम। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये। अंतिम शासक कौन हुआ? अपराजित वर्मन। ठीक, तो इसमें संस्थापक और अंतिम शासक ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर बात कीजिए, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और ये ध्यान में रखिएगा रचना जिसने की है मत विलास प्रहसन, किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और ये आगे भी मैंने ये इसको नोट करके लिखा है आगे, तो वहाँ भी ध्यान दे सकते हैं जो पुस्तकें हैं। फिर बात की जाए चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी। ठीक। पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक है चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा इस वंश का। ऐहोल अभिलेख इसी से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख। ठीक है ना, इसके रचनाकार कौन है? रविकीर्ति। ध्यान रखिएगा इसको। अंतिम कौन रहा चालुक्य वंश का अंतिम शासक? कीर्तिवर्मन द्वितीय। फिर बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, तो स्थापना दंती दुर्ग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। तो स्थापना जिसने करवाया, मतलब राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है उसको, मतलब दंती दुर्ग, और जो अंतिम शासक है वो ध्यान में रखिएगा इसमें। ठीक है। चोल वंश की बात की जाए तो चोल वंश का संस्थापक कौन रहा? विजयालय। ये इस बार पूछा भी था 67th में। और फिर बात की जाए अगले शासक की, परांतक प्रथम की, तो परांतक प्रथम के काल में ही तक्कोलम का युद्ध होता है। ठीक है ना, तक्कोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय के साथ। कृष्ण तृतीय कौन? राष्ट्रकूट वंश का ये है अंतिम शासक, जिसमें चोल पराजित होते हैं। चलिए आगे बात की जाए, तक्कोलम का युद्ध ध्यान रखिएगा किनके किनके बीच हुआ था बताइए? चोल और राष्ट्रकूट के बीच। आगे बात की जाए चोल वंश में राज प्रथम की, तो राज प्रथम चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा, जिसने उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। श्रीलंका बोले या सिंघल बोले, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही है, ये प्राचीन नाम है। फिर राजेंद्र प्रथम की बात की जाए तो चोल शक्ति का चरम उत्कर्ष माना जाता है राजेंद्र प्रथम के काल को। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। ठीक। उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया, किसके लिए? गंगा जल लाने के लिए। और पाल शासक महिपाल को हराया। हराने के बाद गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की। ठीक ना। फिर बात की जाए आगे, कुछ फैक्ट्स हैं। ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था चोल साम्राज्य में थी, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था किसमें थी? ऑप्शन देकर पूछ लेता है, तो चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य को अंततः खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने समाप्त किया। कुरल, कुरल एक तमिल साहित्य, कुरल जो है ना तमिल साहित्य का बाइबल समझा जाता है कुरल को, तथा लघु वेद माना जाता है, जिसके लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। तमिल रामायण जो है ना इसके लेखक कौन है? कंबन, तमिल रामायण या रामावतारम। फिर बात की जाए तोलकाप्पियम ग्रंथ की, तो इसके प्रणयनकर्ता कौन है? तोलकाप्पियर। और भारत रोम व्यापारिक संबंध जो है ना उसका साक्ष्य मिलता है किसमें? पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। ठीक, पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या पूछेगा इसमें कि इसके राइटर कौन है? लेखक अज्ञात हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अगर बीपीएससी पूछता है तो। चलिए आगे बात करें चोल प्रशासन की, ये पूछ भी चुका है एग्जाम में।
आगे बात की जाए चोल प्रशासन की, तो ये कुछ नाम है, आप बस पढ़ लीजिए। टोट वर्यम उद्यान प्रशासन से संबंधित, संवत्सर वर्यम वार्षिक समिति से संबंधित, एरी वर्यम तालाब समिति, बस रीडिंग मार लीजिए। फिर पाल वंश की बात की जाए तो बिहार स्पेशल में भी आप देखेंगे ये। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल, जिसने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि बिहार शरीफ में है। फिर धर्मपाल की बात की जाए तो धर्मपाल के काल में ही त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, आगे देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। देवपाल की बात की जाए तो देवपाल के बारे में इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान में रखने वाली है ये है कि 5 गांव दान दिए देवपाल ने, ठीक है ना। किस काम के लिए? नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए, जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र के अनुरोध पर। शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र के अनुरोध पर, ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए, आगे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो इसके संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट द्वितीय की बात की जाए तो नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। मिहिर भोज की बात की जाए तो ये इस वंश का महानतम शासक रहा, ठीक, जो वैष्णव था, जिसने उपाधि धारण की इकाई की आदि वराह की उपाधि धारण की, ठीक है। देखिए जो फेमस वंश नहीं है ना, उनके जो संस्थापक हैं उनको जरूर ध्यान रखिए, उसके बाद अंतिम शासक हैं उनको ध्यान रखिए, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक। हाँ, समय हो तो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, बट अभी अगर एग्ज़ाम है, अभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिकोणीय संघर्ष की बात कीजिए तो किनके बीच हुआ था ये? तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें अंतिम रूप से सफल हुए थे कौन? गुर्जर प्रतिहार। आगे बात कर ली जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। वेनसांग के समय मथुरा की बात की जाए तो ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, और वाराणसी जो था वो रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। पीछे हमने बहुत सारी पुस्तकें और उसके राइटर को देख लिया है, यहाँ पर हो सकता है रिपीट कर जाए। वराहमिहिर ने रचना की किसकी? पंच सिद्धांतिका की, वो देख ही चुके हैं हम पीछे। कल्हड़ ने किसकी रचना की है? राज तरंगणी की, जो कश्मीर के इतिहास पर रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, वात्स्यायन ने कामसूत्र की, भास्कराचार्य ने लीलावती की, ये ध्यान रखिएगा। भास ने स्वप्नवास वद्धता की, भारवी ने किरातार्जुनियम की, ये भी देख चुके हैं। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की, ये भी देख चुके हैं, ध्यान रखिएगा सब। नागसेन ने मिलिंद पन्हो की, ये देख ही चुके हैं, बड़े ध्यान रखिएगा। और अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये भी देख चुके हैं। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है, ठीक है। मेरी कोशिश थी कि जितनी भी पुस्तकें हमने अभी देखी है प्राचीन भारत में, उन सबको मैं यहाँ पर लिख दूँ, बट जितनी जगह थी उसके अकॉर्डिंग मैंने जितनी पुस्तकें हो सकी हैं और उनके जो राइटर हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी जिनको नहीं लिखा उनको भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।